called as a Miller and Urey's experiment. So Miller and Urey performed the experiment for 7 days. And in 7 days, they proved that the nucleic acid, that is formation of protein, is useful for continuation of life from one generation to another generation. So now the next topic, if the chemically life is originated from one generation to another generation, is there a chance of organism who may be generated from one organism to another organism? That is, for example, if the fish may be, am I audible, clear हो रहे हैं आप सबको? अगर फिश ही लाइफ का ओरिजिन है तो फिश से अमीबा आ सकता है क्या, सॉरी एम्फीबिया आ सकता है क्या, एम्फीबिया से रेप्टाइल आ सकता है क्या, और रेप्टाइल से मैमल बने होंगे क्या? ये कंसेप्ट पे हम जा रहे हैं। तो ये राइट है क्या? इस इवोल्यूशन को हम लोगों ने नाम दिया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स व्हाट? सम टाइप ऑफ ड्रास्टिक चेंज टेक्स प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म. So that drastic change in the organism is explained by Charles Darwin by proposing the theory that is called as a natural theory. And by in his theory, this theory he have written in a book. That book is called as a Origin of Species. I think all of you know this topic. ये हमने लिया तो भी ये एग्जाम में नहीं है, सबको क्लियर है ना? ये आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। 5.4 टॉपिक और प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, आज आनस नहीं है क्या लेक्चर के लिए? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, फिर उसके बाद ये ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। हुआ हमने कहा कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैव अ एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पीसीज, प्रोडिगलिटी, ओवर प्रोडिगलिटी, बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीसीज को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसमें से क्या होगा? उसमें से कम स्पीसीज ऑफ सर्वाइव, कम स्पीसीज सर्वाइव होके आगे इस जनरेशन में जाएगी, दैट इज ओरिजिन ऑफ कहाँ जाएगी? न्यू स्पीसीज में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा। किस में स्ट्रगल होगा? इंट्रास्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक, फिर स्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए उनमें कुछ चेंजेस आएंगे, वेरिएशन होंगे अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, वो सूट होने के लिए, और फिर वो नेचुरली जो सूटेबल है वो सिलेक्ट किया जाएगा। सो दैट सिलेक्शन इज कॉल्ड एज अ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये डार्विन थ्योरी को भी ड्रॉबैक आए, तो ड्रॉबैक एंड ऑब्जेक्शन टू कौन सी थ्योरी को आया? डार्विनिज्म को। फिर ये ड्रॉबैक्स आने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आया कि चलो डार्विन अगर ये तो पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो फिर नेक्स्ट थ्योरी आया म्यूटेशन थ्योरी। और उस म्यूटेशन, सबको क्लियर हो रहा है ना? जरा हमें चैट करिए। म्यूटेशन थ्योरी में क्या हुआ था कि म्यूटेशन से, जीन जो म्यूटेंट कर रहा है उससे क्या होता होगा? वेरिएशन आता होगा। अरे उस चीज से वेरिएशन आ रहा है तो म्यूटेशन थ्योरी अप्रूव होनी चाहिए थी, हाँ यस, लेकिन म्यूटेशन थ्योरी में भी थोड़े रिजेक्शन आए, ऑब्जेक्शन आया। और ऑब्जेक्शन क्या आया कि म्यूटेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन बहुत ही फास्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? म्यूटेशन कंपैरेटिवली स्लो है, तो ये प्रूफ नहीं हो रहा है, नॉट विजिबल। व्हाट इज नॉट विजिबल अनस? आई कांट गेट, इज इट नाउ विजिबल? Is it visible? I have kept something. Is it clear now? Okay, thank you. So now modern synthetic theory of evolution. तो modern synthetic theory of evolution किसने प्रपोज किया था? इसमें से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हमने इसके ऊपर टेस्ट भी लिया था। अब सबको याद है हमने इसके ऊपर टेस्ट लिया था। टेस्ट किसने बनाया था? डेफिनेशंस डाले थे और बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया था। इवन अभिनव ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन डाला था ये भी, ये थोड़ा करके रखो। डिलीशन मतलब क्या, डुप्लीकेशन मतलब क्या, इन्वर्शन मतलब क्या, ये आपको करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे अभी हम? नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर कैसे स्पीसीज को सिलेक्ट करता है। नॉट स्टिल नाउ, हाउ इट इज पॉसिबल? आई कीप्ड कैमरा, इज इट विजिबल? क्लियर नाउ? नॉट विजिबल और विजिबल? Not visible, ma'am. Yes, no visible. So what to do now? Okay, I am adjusting the screen. Is now visible? Can I put like this? Is it clear, Abhinav, now? Is now Yes, ma'am. visible? Okay, Yes, ma'am. I understand. Just wait, huh? Hello.
Is it clear to all of you now? हाँ, मैं फॉरवर्ड। तो देखो हम लोग अभी आगे क्या करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इज आल्सो प्रपोज्ड बाय डार्विन। अभिनव इज नाउ क्लियर? इज इट? Is the screen visible to all of you? Please reply me. Can I start? Continue. Okay, okay. According to Darwin, so natural selection is the main driving force. So behind the evolution, this holds that the genetic variations rise within the population. The fittest will be at the selective advantage and will be more likely to produce the offsprings than the rest. As the fit continues to enjoy greater survival and reproductivity, new species will eventually evolve. तो डार्विन क्या कहते थे कि जो सेलेक्टिवली नेचर में, ओके थैंक यू। तो व्हाट हैपन हियर, तो ये एक प्रूफ हुआ, एक थ्योरी आई एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। तो आप सबको ना नेचुरल सिलेक्शन में एक ही पॉइंट पे ध्यान देना है, और वो कौन सा पॉइंट है, जस्ट देखो यहाँ पे, सिलेक्शन अगेंस्ट द हार्मफुल म्यूटेशन लीड्स टू म्यूटेशन बैलेंस इन विच द एलील फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इसमें क्या होता है कि उस स्पीसीज में चेंज आ गया। चेंज किस वजह से आया, सपोज म्यूटेशन से आया, एनवायरमेंट के हार्मफुल जो फैक्टर्स है उससे सर्वाइव होने के लिए वेरिएशन आया। तो वो स्पीसीज कैसे नेचर से उस पॉइंट को इनहेरिट करती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसका उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, डार्विन ने ही, और वो एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया गया है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हेड के अंदर। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म? ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन one species of moth species is survive in the environment and other not be survive. तो देखो इसमें कैसे होता है, देखो industrial selection encourage these genes ensure the highest degree adaptive efficiency between the population and its environment. Industrial mechanism is one of the best example of natural selection. तो एक एग्जांपल है इन ग्रेट ब्रिटेन का। अब आप लोग भी घर पे पढ़ा, तो इन ग्रेट ब्रिटेन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब 1845 का, सो इन 1845, yes Abhinav, हाँ, so in 1845 great white wing moth, that species is called as a Biston betularia. See, Biston betularia species having number, मतलब what happened, there are two species, one is Biston betularia and other, तो Biston betularia which is mostly black winged species है, उसके wings, जो betularia है that is grey white color species है। तो दो स्पीसीज आ गए, कौन से दो स्पीसीज हो गए, ग्रे कलर स्पीसीज और एक डार्क ब्लैक। मतलब क्या, वो बटरफ्लाई जैसा दिखता है, देखो एकदम ब्लैकिश इन कलर, ड्यूरिंग नाइट टाइम वो घूमते हैं ऐसे, वो लाइट की तरफ जाएंगे, उस स्पीसीज को हम मॉथ कहेंगे, बटरफ्लाई नहीं पर उसके जैसे दिखने वाला। आपको सबको समझ में आ रहा है ना? ऑडिबल हो क्या? हमें ही थोड़ा, मैम नो विजिबल। Ma'am, you are audible not but not visible. Okay, now visible, is it clear? हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि न्यू सेटिंग है ना यहाँ पे, देखो हो रहा है? No, ma'am. Now? Ma'am, it's not visible. Yes, not trying, visible. I'm trying. What to do? Just wait. All of you have textbook na actually. Okay, I will try now. Is now visible? I think no. Not yet. Yes, miss. Not yet, but Little clear? No. Little bit clear. Not at all?
Not at all. I think now it should be clear. So I'll leave nothing Ma'am, at but the this. screen is blank, total blank. Okay. Hello, ma'am. Hello. Is the screen is, am I audible now? Yes, ma'am, you are audible. Screen 2 is visible. Is the screen is visible or invisible? Visible, Ma'am, visible. visible. Okay, thank you. So I have to complete. Thank you to all of you. So what happened here? देखो, moths जो two color के है, one that is called as a gray and gray somehow, and other one is dark black color. तो कैसे याद रखो? Carbon is black color. तो Carbonaria is always black in color, and other one automatically आपको याद रहेगा gray color species. तो these moths which are moving during the night, moth क्या होते थे जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो मोस्टली ड्यूरिंग नाइट टाइम मूव हुए करते थे, एंड ड्यूरिंग डे टाइम दे रेस्ट ऑन द ट्री ट्रंक. तो डे टाइम में क्या होता था, एक ट्री ट्रंक है वहां पे वो रेस्ट किया करते थे, तो नाइट टाइम में उनका मूवमेंट चालू है, कुछ फूड है, कुछ मूवमेंट है, तो वो बाहर जाते थे. तो डे टाइम वे मोस्टली बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, the on tree trunk lichen species are growing. So that lichen which is growing on the tree trunk, which are mostly gray in color. So what happened, that white color or gray color species, that is white winged species, become camouflaged. That is camouflage मतलब match हो रहे हैं वहां पे. That is hide in the background well with the lichen which is covered the trees that help them to escape from the predator birds. तो ग्रे कलर स्पीसीज क्या हो रही थी, उसे प्रेडेटर्स खा नहीं पाते थे, बर्ड्स खा नहीं पा रहे थे. क्यों नहीं खा पा रहे थे बर्ड्स, बताओ? क्योंकि वो कैमोफ्लेज हो रहे थे लाइकेन स्पीसीज के साथ. लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आई, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ, लाइकेन विच इज गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, so that lichen indicate that here the pollution is increasing, so there is a death of lichen species. तो that tree trunk become open, वो tree trunk open हो गया, उनकी डेथ हो गई, तो tree which are black in color. So now what happened, that black color moth species are camouflaged with a black color. So now black color species are what happened, that black color species are matched with tree trunk of that black color. तो ब्लैक कलर के साथ क्या हो रहे हैं बताओ, मैच हो रहे हैं. तो इसकी वजह से कौन से स्पीसीज की मतलब नंबर कम हो गया, ग्रे कलर स्पीसीज का नंबर कम हो गया. तो ये किस वजह से कम हो गया, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो दैट इंडस्ट्री इंडिकेट किसकी ग्रोथ दिखा रहा था, लाइकेन की दिखा रहा था. तो देखो ये टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन ला. These moths are nocturnal and during the daytime they rest on the tree trunk, and white-winged moth when camouflaged well with the lichen covered trees that help them to escape from the birds. On other hand, what happened, that is the black winged moth resting on the lichen covered tree trunk were easily victim of predatory bird. two birds के victim हो रहे थे, and their number was reduced, drastically reduced हो रहा है. So during industrial revolution, what happened, the large number of industries came up in the Great Britain,
and that industries release the blackish soot or smoke and that covered and kill the lichen growing on the tree trunk. Clear हो रहा है ये टॉपिक अपना? तो ये जो ग्रो हो रहा था lichen species ट्री ट्रंक पे, उसकी डेथ हो गई. दैट इंडिकेटिंग ड्यू टू द, क्या दिखा रहा है देखो, पोल्यूशन की वजह से. सो द एडवांटेज मॉथ, ये जो ब्लैक विंग मॉथ था, दैट कैमोफ्लेज वेल विद द ब्लैक ट्री ट्रंक, वो उनके साथ मैच हो गए. तो इसका नतीजा क्या हो गया, दैट व्हाइट विंग मॉथ बिकम विक्टिम. जो ग्रे कलर के मॉथ थे या व्हाइट कलर के जो मॉथ स्पीसीज थे, वो बिकम क्या हो गए बताओ, विक्टिम हो गए. वो उनकी डेथ हो गई और वो कम हो गए. सो दिस इज कॉल्ड एज अ नेचर. So who selected that? That is nature selected that species. So this natural selection is the establishment of phenotypic trait, that is adjustment of characters in the organism due to whom need. So यहाँ पे phenotypic trait changing the environmental condition, उस organism में environmental condition की वजह से changes आ गए. तो ये अपना एग्जाम में आ सकता है, शॉर्ट नोट ऑन इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत स्क्रीन दिख रहा है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लो. हाँ स्टूडेंट्स, आपके पास टेक्स्ट बुक भी है ना, तो वो दो स्पीसीज का एग्जांपल देना. कौन से दो स्पीसीज का एग्जांपल देना, एक ग्रे कलर स्पीसीज का और दूसरे कौन से कलर स्पीसीज का, मतलब ब्लैक कलर स्पीसीज. फिर उसके बाद आता है कि यस, ये जो है दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. दैट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू आइसोलेशन ऑल्सो. आइसोलेशन मतलब क्या होता है, द स्पीसीज विच आर सेपरेटेड. तो सेपरेट कैसे हो सकती है स्पीसीज, एक तो ड्राउड होगा, कुछ फ्लड आएगा, उस अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से होगा, या तो फिर किसकी वजह से होगा, वो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से. फॉर एग्जांपल, मैंने उस दिन आपको एग्जांपल लिया था कि अमेरिकन गर्ल का मैरिज अगर कोई इंडियन बॉय से हो जाए तो उसका जो टिपिकल नेचर है वो चेंज होगा. सो दैट इज कॉल्ड एज ए जोग्राफिकल आइसोलेशन. एक पर्टिकुलर एरिया की पर्टिकुलर स्पीसीज सेपरेट हो रही है, तो उसकी वजह से भी उस स्पीसीज में चेंज आता है, उसकी वजह से भी इवोल्यूशन आता है. तो पहला इवोल्यूशन आपको एग्जाम में आ सकता है. फर्स्ट इवोल्यूशन एक्सप्लेन, दैट इज बाय व्हाट, जेनेटिक वेरिएशन, मतलब जीन म्यूटेशन से. फिर सेकंड एग्जांपल किससे आएगा बताओ, नेचुरल सिलेक्शन. B1 इज ओवर. एंड नाउ थर्ड जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं या मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको और आप एडजस्ट कर रहे हैं मुझे, थर्ड वन दैट इज आइसोलेशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है आइसोलेशन में, द सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज इनटू स्मॉलर यूनिट्स which prevent the inbreeding between them. तो उनमें क्या प्रिवेंट हो रहा है, इंटरब्रीडिंग, जो क्रॉसिंग है वो प्रिवेंट हो रहा है. सो सम बैरियर विच प्रिवेंट जीन फ्लो और एक्सचेंज बिटवीन आइसोलेटेड पॉपुलेशन. तो जो स्पीसीज है उसमें वो जीन ट्रांसफर नहीं हो रहे क्योंकि दो स्पीसीज एकदम सेपरेट हो गए ना. सो नंबर ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म आर मोस्टली 2 टाइप्स. उसमें 2 टाइप्स में पहला एग्जांपल कौन सा दिया है, दैट इज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ऑन बेसिस ऑफ लैंड जो रहेगा उसके ऊपर. और तीसरा कौन सा आइसोलेशन दिया है, सेकंड वन, दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. तो ज्योग्राफिकल मतलब आपको समझ में आ रहा है, जैसे रिवर रहेगा, ओशन रहेगा, माउंटेन्स रहेगा, ग्लेशियर्स रहेंगे, उस कंडीशन के हिसाब से वो स्पीसीज सेपरेट होंगी और उनमें इंटरब्रीडिंग नहीं होगा, वो क्रॉसिंग नहीं होगा क्योंकि स्पीसीज सेपरेट हो गए अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन. तो दैट सेपरेटेड स्पीसीज they show the transmission of characters from one generation but they have different characters are developed. तो उसका गुड एग्जांपल है कि डार्विन ने जो फिंचेस को, बर्ड्स को ऑब्जर्व किया था, तो वो बर्ड्स जब मूव होते थे वन जगह से अनदर जगह टू डिफरेंट एरिया, तो दे सो चेंज इन देयर बिग शेप. तो जो कोई छोटे छोटे पिंचेस थे, जो बर्ड्स थे, वो क्या करते थे, सपोज ग्रेन्स खाते थे, तो उनकी बीक है ना वो शॉर्ट इन साइज हो गई. और जो क्या खाते थे, सपोज इंसेक्ट खा रहे, तो उनकी बीक है ना वो लार्ज इन साइज हो गई. तो इसका मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन द फिंचेस आर शोविंग द चेंज इन देयर स्ट्रक्चर. तो ये गुड एग्जांपल है कि चेंज हुआ किसकी वजह से, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. वो कौन से एरिया, तो हमारा गुड एग्जांपल भी देते हैं ना, हम सीशोर पे अगर रहते हैं, समुद्र किनारे, तो हमारे डाइट में मोस्टली फिश और क्या रहता है बताओ, राइस रहता है. और वही अगर कोई माउंटेन एरिया में रहेगा, हिली एरिया में रहेगा, तो वो लोग ज्वार का बाजरी और खाएंगे, कुछ खाएंगे. अगर हम कश्मीर में जाएंगे तो ओनली एप्पल और कुछ और वैरायटी, मक्के की रोटी, ऐसा कुछ खाएंगे. तो इसका मतलब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के हिसाब से वो स्पीसीज में चेंज आएगा, तो उसी हिसाब से उस स्पीसीज के कैरेक्टर्स भी ट्रांसफर होंगे. अब तीसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं आइसोलेशन का, सेकेंड एग्जाम्पल सॉरी, दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब
The reproductive isolation was due to genetic material, either gene pool and structure of the genital organ also, मतलब ovary and testes में. They also prevent the cross each other, interbreeding between the population. तो ये जो reproductive isolation है, that is of main one type, that is pre-mating, means without formation of zygote, that is pre-zygotic isolation. उस mechanism में क्या होगा, अगर zygote form नहीं हो रहा तो fertilization होगा ही नहीं ना. So that prevent the fertilization and zygote formation. तो दो species में zygote नहीं होगा, fertilization नहीं होगा, तो जो new species है वो form ही नहीं होगी. Generation to generation वो character जाएगा ही नहीं. तो that is called as a pre-zygotic isolation. इसका मतलब क्या बताती हूँ मैं आपको, थोड़ा समझ लो अपने कॉमन एग्जांपल से. मतलब सपोज ऐसा हुआ कि एक कॉमन एग्जांपल, दो जन का शादी हो गया है, एक इन जनरल बात कर रही हूँ, और शादी हो जाने के बाद सपोज लड़का किसी और विलेज एरिया में शिफ्ट हो गया, तो शादी के बाद वो दोनों क्लोज आएंगे, लेकिन शादी के बाद अगर वो लड़का कहीं और शिफ्ट हो गया है तो देयर इज नो चांस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर बिटवीन द मदर एंड फादर, बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जाइगोट ही फॉर्म नहीं हो रहा है तो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर ही नहीं होंगे. तो ये एक पहला कैरेक्टर हुआ. तो लड़का क्यों शिफ्ट हुआ, वो लड़का शिफ्ट होने का रीजन यहाँ पे दिया है, हैबिटेट आइसोलेशन. मतलब उसको जॉब आ गई, जोग्राफिकल कुछ रीजन आ गया, वो दोनों के दोनों स्पीसीज उस एरिया से सेपरेट हो गए हैं. जोग्राफिक रीजन बट ऑक्यूपाई सेपरेट हैबिटेट. टू दैट पोटेंशियल मेट्स डू नॉट मीट, दोनों मिल नहीं पाते. ऐसा ही कोई फॉरेस्ट का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि एक डियर एक फॉरेस्ट में है और दूसरा डियर दूसरे फॉरेस्ट में है, तो दोनों का लोकेशन चेंज हो गया. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ये पहला एग्जांपल है. अब दूसरा जाइगोट ना फॉर्म होने के क्या रीजन हो सकते हैं, तो जाइगोट ना फॉर्म होने का दूसरा रीजन हो सकता है सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन. तो सीजनल का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है. अगर आपने फ्रॉग को देखा होगा तो फ्रॉग है ना, रेनी सीजन में फ्रॉग का वो एक पर्टिकुलर वॉइस आता है. तो दैट फ्रॉग इज एक्चुअली मेकिंग द वॉइस ड्यूरिंग रेनी सीजन टू इनवाइट द फीमेल. लेकिन होता क्या है मालूम है, जब वो फीमेल को इनवाइट करता है तो उसकी वाइब्रेशंस बहुत जोर 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 से लैंड पे आती है, और वो वाइब्रेशन से वो स्नेक को मालूम होता है कि यहाँ पे फ्रॉग है, और वो स्नेक इज बिकम अ प्रेडेटर ऑफ दैट, फ्रॉग इज बिकम प्रेडेटर ऑफ दैट हुम, दैट इज द स्नेक. तो यहाँ पे फ्रॉग क्या हो गया, द फ्रॉग इज नाउ प्रे एक्चुअली, एंड द स्नेक इज नाउ कॉल्ड एज ए व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेडेटर. तो snake is actually eating that frog, but during mostly rainy season the frog are victim of the snake, because during rainy season they are inviting their mate. तो ये सेकंड एग्जांपल आया सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन. तो सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन में क्या होता है, दे शुड बी हैव द मैच्योर एट द सेम टाइम पीरियड, or they may be sometimes mature at the different years or different types of the year. So automatically उनका mating नहीं होगा, तो न्यू zygote formation नहीं होगा. थर्ड एग्जाम्पल है जाइगोट फॉर्म न होने का, दैट इज इथोलॉजिकल आइसोलेशन. दैट इज ड्यूरिंग स्पेसिफिक मेटिंग बिहेवियर द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट मेट. तो बिहेवियर मैच नहीं होता, उनके जो पैटर्न ऑफ लिविंग स्टाइल है दो एनिमल की मैच नहीं होती. तो कभी कभी हमने एग्जाम्पल में सुना है कि एक एलिफेंट रहेगा ना तो पूरे ग्रुप में हर्ड में चला जाता है, बहुत सारे फीमेल्स रहते हैं, लेकिन वो किसी एक ही फीमेल को मेटिंग के लिए सिलेक्ट करता है, बाकी फीमेल्स को क्यों नहीं सिलेक्ट करता, क्योंकि उनका बिहेवियर पैटर्न उस टाइम मैनेज नहीं होता, एडजस्ट नहीं होता. तो दैट इज कॉल्ड एज ए इथोलॉजिकल आइसोलेशन. सेकेंड है दैट इज मैकेनिकल आइसोलेशन, मतलब मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अभी ये कैसा होगा ही नहीं, कैट एंड रैट, कैट एंड डॉग कहो तो भी चलेगा, दे कांट रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, एंड दैट आइसोलेशन इज कॉल्ड एज ए मैकेनिकल आइसोलेशन. अगर दो मेंबर ही फुल्ली डिफरेंट है, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर है, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही डिफरेंट है, तो उनमें मेटिंग नहीं होगा. तो ये पहला रीजन आ गया कि यहाँ पे क्या होता है, टाइप्स ऑफ आइसोलेशन, दैट इज नो जाइगोट फॉर्मेशन. अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, आफ्टर मेटिंग आल्सो पोस्ट जाइगोटिक बैरियर आता है. जो मेटिंग होगा तो भी उनको कुछ बैरियर आएगा. तो क्या होगा देखो यहाँ पे, द गैमेट मोर्टेलिटी. तो जाइगोट फॉर्म होना चाहिए लेकिन फ्यूज होने के पहले ही वो गैमेट की डेथ हो गई. उनकी लाइफ स्पैन जो गैमेट की है 24 आवर्स. अभी फीमेल्स में ना एग का वायबिलिटी मोस्टली 48 आवर्स के लिए रहता है, और मेल के स्पर्म का वायबिलिटी रहता है 24 आवर्स का. अगर वो 24 आवर्स के आगे हमने टेस्ट ट्यूब बेबी से भी उसे फॉर्म करने की कोशिश की तो गैमेट फ्यूजन नहीं दिखाएगा.
सबको समझ में आ रहा है? कोई चैट भी नहीं कर रहा है कि नहीं ग्रुप पे? हाँ, ओके, ठीक है। हाँ, तो ये हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं बताओ? पोस्ट मेटिक और दैट इज कॉल्ड एज ए पोस्ट जाइगोटिक बैरियर। तो जाइगोटिक बैरियर में क्या होता है कि जाइगोट फॉर्म होने के पहले कुछ गैमेट की डेथ होगी। थैंक यू। हाँ, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हाँ, अनस, हाँ। गैमेट्स हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन ड्यू टू वन और अदर। तो हमने ये हमारे हमारे ह्यूमन बीइंग का ही एग्जांपल बताया कि फीमेल की एक का लाइफ स्पैन कितना है, स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना है। तो इसी हिसाब से देखो, गैमेट हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन। सो ड्यू टू वन और अदर रीजन, इफ द यूनियन ऑफ द टू गैमेट डज नॉट ऑकर, अगर वो गैमेट ही फ्यूज नहीं होंगे तो स्पीसीज फॉर्म ही नहीं होगी। सो बिकॉज ऑफ दैट गैमेट्स बिकम मोर्टिलिटी। सेकेंड, उन्होंने कहा कि जाइगोट की मोर्टिलिटी होती है। यहाँ क्या होता है, एग इज फर्टिलाइज बट जाइगोट डजंट हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस इनटू 2 सेल 3 सेल। तो कुछ जाइगोट की मोर्टिलिटी की वजह से रिप्रोडक्टिव मतलब आइसोलेशन आया, स्पीसीज सेपरेट हो गई, कैरेक्टर ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। थर्ड है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड स्टेरिलिटी में क्या हो रहा है, हाइब्रिड्स डेवलप अ मैच्योरिटी बट बिकम स्टेराइल ड्यू टू फेलियर ऑफ प्रॉपर गैमेटोजेनेसिस। इस स्पीसीज में क्या होता है, दे शोविंग सम अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, बट जो गैमेट बनेंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो आगे आएंगी, वो स्टेराइल होगी। स्टेराइल होगा मतलब उनको बर्थ नहीं होगा, वो गैमेट ही फॉर्म नहीं प्रोड्यूस करेंगे। सो दैट इज द फेलियर ऑफ गैमेटोजेनेसिस। एग्जांपल इज म्यूल। तो म्यूल का एग्जांपल हम बताते, एक्सप्लेन करते आपको। मोस्टली देखो, species आता है, that is called as a mule. And now this mule is actually can't give birth to other mule, that is called as a sterile. तो देखो इस तरह से ये आइसोलेशन। तो हम आपको बोलना चाहते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का क्वेश्चन आएगा कि आपको इंडस्ट्रियल मेलानिज्म पे शॉर्ट नोट बिस्टन बेटालुटिया और बिस्टन कार्बोनेरिया। आज जो भी है, आज क्या डेट है, मंडे है ना अनस, आज आप टेस्ट बना के ये टॉपिक पे डाल दो। हाँ हाँ, लास्ट 10 मिनट्स। हाँ अभिनव, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म पे ये क्वेश्चन डाल देना, और फिर उसके बाद ये भी डालना जियोग्राफिकल आइसोलेशन, उसके क्या टाइप्स है और उसके एग्जांपल्स। तो ये सबको लर्न हो जाएंगे। फिर उसके बाद वाला ये टॉपिक देखना, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये सिलेबस में नहीं है, तो अब हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 5.7 नहीं है, फिर उसके बाद 5.8 भी नहीं है, और उसके बाद 5.9 दैट इज एडेप्टिव रेडिएशन, ये भी नहीं है। 5.9, उसके 5.10 भी नहीं है। देखो एग्जाम के लिए 5.10 नहीं, तो ये बाकी सारा टॉपिक नहीं आएगा। 5.10, फिर उसके बाद 5.11 भी नहीं है, 5.12 भी नहीं है, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल। तो यहाँ पे आपको ये फुल लेसन अपना कवर हो जाएगा। 5.10 11 नहीं, तो लेसन अपना कंप्लीट हो गया। लेकिन कंप्लीट होने के बाद भी एक हमारे सेटिस्फेक्शन लिए हम ये आपको ज्योग्राफिकल टाइम स्केल बताते हैं। ज्योग्राफिकल टाइम स्केल एक ही एग्जांपल बताती हूँ। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। सपोज सबसे पहला बेस पे देखना, ये इरा का नाम है अजोइक इरा, वर्ग ऊपर देखना इरा करके लिखा है। फिर उसके बाद सेकंड जो कॉलम है ना, उसका नाम है पीरियड। थर्ड का कॉलम है टाइम। फोर्थ का कॉलम है इपोच। फोर्थ का कॉलम है नेक्स्ट वाले का प्लांट लाइफ, और नेक्स्ट वाले का एनिमल लाइफ। तो ये जो टेबुलेटेड फॉर्म है, उसमें कहा गया है कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। तो नियरली 4.6 बिलियन ईयर्स एगो ओनली अर्थ थी, वहां पे लाइफ ही नहीं था। एब्सेंस ऑफ लिविंग बीइंग्स, केमिकल इवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ ओनली अर्थ हुआ। उसके 1 मिलियन ईयर्स के बाद, बिलियन ईयर्स के बाद, थोड़ा सा उस इरा को नाम दिया आर्कियोजोइक इरा। और आर्कियोजोइक इरा में कुछ फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़े बहुत लाइफ का ओरिजिन मिला। और कौन मिला उस लाइफ के ओरिजिन में, वायरसेस मिले, बैक्टीरिया मिला, एंड अल्गी मिले। फिर और नियरली देखो, नियरली 600 टू 1600 बिलियन ईयर्स एगो उस इरा का नाम है प्रोटेरोजोइक इरा। वहां पे थोड़े प्लांट्स की स्पीसीज में मिल गई, और एनिमल के स्पीसीज में वर्म्स आए, एनालिडा आया, स्पॉन्जेस आए, सिलेंट्रेटा आया। फिर उसके बाद देखो, प्रोटेरोजोइक इरा के बाद नेक्स्ट हमें आपको ये सब इरा आपको सबको मालूम है, पैलियोजोइक इरा। तो ये टैबुलेटेड फॉर्म में देखेंगे इस तरह से, यहाँ से अर्थ फॉर्म हो गई, अर्थ से हम यहाँ गए, आगे आगे गए, और उसके बाद एक लास्ट वाला इरा जो आया, लास्ट दैट इज सीनोजोइक इरा। मतलब लाइफ को हमने यहाँ से स्टार्ट किया, बेस से।
तो हमारी सेंचुरी में आए हम लोग, हमारा मतलब उन्होंने कितना कहा है देखो, नियरली 0.1 to 0.6 million years ago. Recent हम जहाँ पे है, that epoch is called as a Holosic epoch. और उसमें हमें अभी एडवांस स्पीसीज ऑफ प्लांट मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म. अब इस इपोच में, इस पीरियड में एज ऑफ मैमल, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैन, हमारे जैसा मैन मिलता है, बर्ड्स मिलते हैं, फिशेस मिलते हैं, इंसेक्ट्स मिलते हैं. फिर उसके बाद और जाओ देखो, सिनोजोइक इरा इज डिवाइडेड इनटू मेन 2 पीरियड कहा है उन्होंने. तो उस 2 पीरियड में दैट इज कॉल्ड एज देखो टेरिएटरी, दैट इज 2 पॉइंट, और फिर उसके बाद क्वार्टरनरी. टेरिएटरी मतलब 3 और क्वार्टरनरी मीन्स 4. ऐसा कहाँ है और वो टाइम पीरियड दिया है कि कितने मिलियन ईयर्स एगो था. तो एक जस्ट देखो इंक्रीज इन द हर्ब स्पीसीज कितने ईयर्स एगो हो गई है, 0.6 to मिलियन ईयर्स एगो. तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ. ये लेसन के क्वेश्चन आंसर्स अभी जो सिलेबस में है उसी एंगल से आप लोग पढ़ो. समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रही हूँ. 5.13 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ. मेन बेसिकली वो चार्ट भी नहीं है एग्जाम के लिए, मेन टॉपिक एग्जाम के लिए आएगा और ये एग्जाम का मेन टॉपिक है. 5.18 वाला जो टॉपिक है ना, ये हमें पढ़ना है. मतलब ये जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसा हुआ. तो ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उनको कहना है हाउ द ह्यूमन इवोल्यूशन टेक्स प्लेस. तो हमारे कौन से इपोच में मिलेगा, इसलिए मैंने इसका टाइम लिया था, प्लेस्टोसिन इपोच. यहाँ पे देखो ये जो प्लेस्टोसिन इपोच है वो इरा है, दैट इज इन सिनोजोइक इरा. यहाँ पे द एक्सटिंक्शन ऑफ ग्रेट मैमल्स, यहाँ पे मैमल्स का फॉर्मेशन हो गया और अपीयरेंस ऑफ प्रिमिटिव मैन दिख रहा है देखो. तो फर्स्ट प्रिमिटिव मैन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म ऑन whom on the earth surface in what area that is called as a Pleistocene era. तो कौन से इरा में मिल रहा है, प्लेस्टोसिन इरा में मिल रहा है. तो प्लेस्टोसिन इरा में इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कैसे हुआ वो टॉपिक हमें पढ़ना है. ये आपको एग्जाम में श्योरली आएगा, आई एम वेरी मच श्योर. ये लेसन में से ये टॉपिक आपको 100% एग्जाम में आएगा. It has been traced that human evolution is appeared to evolve from the tree dwelling shrew. तो पहला ह्यूमन, उनको कहना है ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ. अभी ये सब अजम्पशन है ना, साइंटिस्ट देखने तो नहीं गए कैसा कैसा इवोल्यूशन हुआ है ऐसे, लेकिन ये सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा इवोल्यूशन हुआ. तो उनका इवोल्यूशन का पहला प्रूफ क्या है, पहला अजम्पशन क्या है, ट्री पे रहने वाला छोटा श्रीव लाइक एनिमल है, छोटी स्क्विरल लाइक जो एनिमल है उससे मैन बना. Now this process began in Paleocene epoch. इसलिए हमने पीछे आपको एक्सप्लेन किया. During this period, the dwindling forest forced arboreal mammal. तो पहले जो dwindling जो थे उस टाइम के जो फॉरेस्ट थे उसमें सब arboreal मतलब मंकी जैसे स्पीसीज दिख रही थी. तो इसलिए arboreal mammals कहाँ है. They adapt to live on the land. और फिर धीरे धीरे वो लैंड पे आए. The descendant must have being driven force in the following chart. तो उन्होंने ये चार्ट दिखाया देखो कि वो कैसे आए होंगे. तो क्लास मैमलिया, यूथेरियन, उसके बाद मोनोट्रेम्स और उसके बाद मार्सुपियल्स. हमें कहाँ जाना है, यूथेरियन मतलब प्लासेंटा है. इनको एग लेइंग मैमल है, अंडे डालने वाले मैमल स्पीसीज है देखो. और पाउच मतलब कांगारू, कांगारू पाउच रहता है ना, वो कांगारू बैग में उसे लेके कैरी करता है. हम यहाँ पे आते हैं, मैमल्स हमारा जो बर्थ रहता है उसको प्लासेंटा कनेक्ट होती है. तो ये क्लासिफिकेशन कहा, क्लास मैमलिया. फिर उसके बाद ऑर्डर आया प्राइमेट. ऑर्डर प्राइमेटा इज डिवाइडेड इनटू प्रोसिमी एंड एंथ्रोपॉइडिया. फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रोसिमी डिवाइडेड इनटू लेमर एंड टार्सियर. वो रिजेक्ट हुए, हमें हमारे मैन की तरफ जाना है. एंथ्रोपॉइडिया इज क्लासिफाइड इनटू 3. One is New World monkey, other one is Old World monkey, and third one is Hominoidae. So Hominoidae is showing what species, that is great ape. तो वानर कहते हैं हम लोग या तो एप्स कहेंगे. वो Hominoidae species is classified into देखो हमारे जहाँ पे Hominidae. This Hominidae is indirectly called as a, हम लोग कहाँ पे जाएंगे, फैमिली की पैटर्न में. तो सब ऑर्डर एंथ्रोपॉइडिया इज डिवाइडेड इनटू ऑर्डर कहो, ऑर्डर Hominoidae. फिर उसके बाद ये फैमिली होमिनॉइडी. होमिनॉइडी में इरेक्ट पोस्चर कौन आया, ह्यूमन बीइंग, या तो पोंगिडी, उसमें गोरिल्ला स्पीसीज चिंपांजी आया. और फिर उसके बाद हेलोबैटिडी, उसमें आया गिब्बन. लेकिन हमें किस में जाना है, होमिनॉइडी, दैट इज इरेक्ट पोस्चर, ह्यूमन बीइंग्स आर इवॉल्व. तो हाउ ह्यूमन बीइंग फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस, रिलेटेड टू दैट ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं. फिर उसके बाद
ह्यूमन के कैरेक्टर्स, व्हाट कैरेक्टर्स आर ऑब्जर्व बाय द स्पीसीज। तो अभिनव अगर आपको जमा तो वो होमिनिडी का क्लासिफिकेशन डाल दो ह्यूमन बींग्स के लिए, तो इसी से आपको कैरेक्टर्स क्लियर होंगे। वो चार्ट पढ़ेंगे ना तो ये पूरे कैरेक्टर्स हम लोगों को क्लियर होंगे। और पढ़ने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन देखो अपीयरेंस कौन से स्पीसीज का, पहला जो ह्यूमन आया पिक्चर में देखो, फर्स्ट वन वो ड्रायोपिथेकस है। ड्रायोपिथेकस बहुत ही स्माइल में स्मॉल था, ओके। और ये छोटा एप लाइक स्पीसीज है, बहुत ही छोटी स्मॉल स्पीसीज है। फिर उसके बाद रामापिथेकस, वो थोड़ा बहुत एक मैन लाइक हो गया। ये क्या स्पीसीज है, साइंटिफिक नेम दी गए इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट हुआ, इसलिए उस स्पीसीज का नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर उसके बाद होमो हैबिलस, जो मैन हैंडी मैन हो गया। वो जो इंसान यहाँ वहां ऐसे घूम रहा था, उन्होंने कहा है कि वो हैंड मतलब टूल्स यूज करे, उसने स्टार्ट किए, इसलिए उसे नाम दिया होमो हैबिलस। फिर वो एप मैन होमो इरेक्टस फुल स्ट्रेट हो गया, सो उसे नाम दिया होमो इरेक्टस। और फिर निएंडरथल मैन विच इज फाउंड इन द निएंडरथल वैली, उस निएंडरथल वैली में मिला था। और फिर होमोसेपियन, तो उसका इवोल्यूशन उन्होंने कहा है ऐसा कि ये देखो ये ऐसा थोड़ा सा मंकी जैसा, थोड़ा इरेक्ट हुआ, थोड़ा इरेक्ट हुआ, फिर थोड़ा और इरेक्ट हो गया, मतलब बाइपेडल से क्वाड्रापेडल से बाइपेडल आया, और फिर देखो वो ऐसा फुल इंसान बन गया। ऐसा ह्यूमन इवोल्यूशन का एक थ्योरी प्रपोज किया गया है। These are the theories actually proposed by the scientists. Assumptions are given by the scientists and some amount of fossil records are identified by scientists also. तो अभी ये कैरेक्टर्स में हम लोग क्या करेंगे कि ये स्पीसीज कैसे दिखती है, ये कौन से इपोच में मिली, देखो इसका अपीयरेंस